स्वागत है आपका पीके बायो कॉन्सेप्ट में। मैं हूं प्रमोद कुमार। आज डिस्कस करेंगे हम सिकल सेल एनीमिया को। देखिए, जो सिकल सेल एनीमिया होता है ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है जो एबनॉर्मल म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन से उत्पन्न होता है। यानी इस डिसीज में हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं होता। इस एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के कारण जो आरबीसीज होती हैं जिनकी नॉर्मल शेप बाइकॉन्केव और डिस्क शेप होती है, ये चेंज हो जाती है सिकल शेप में। सिकल शेप यानी हंसिया आकार। हंसिया जो होता है, जो किसान भाई जिससे गेहूं धान काटते हैं उसे कहते हैं हंसिया, और हंसिया की जो शेप होती है वही शेप को कहते हैं हम लोग सिकल शेप। तो जो आरबीसीज होती हैं वो हो जाती है सिकल शेप, और ये सिकल शेप्ड आरबीसीज ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाती और इनका लाइफ स्पॉन केवल 10 से 20 दिन होता है, जबकि जो नॉर्मल आरबीसीज होती हैं उनका लाइफ स्पॉन 120 दिन होता है। तो जब लाइफ स्पॉन इतना कम हो गया है तो ये जल्दी जल्दी डिस्ट्रक्ट होंगी, जल्दी जल्दी ये नष्ट हो जाएंगी, जिस कारण हो जाएगी एनीमिया, रक्ताल्पता या कहते हैं खून की कमी। दरअसल जो आरबीसीज होती हैं, इन आरबीसीज की सरफेस पर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। एक आरबीसी पर लगभग 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के दो पार्ट होते हैं, हीम और ग्लोबिन। हीम जो है वो आयरन पोरफायरिन से बना होता है, जबकि ग्लोबिन जो होती है प्रोटीन होती है, और इस प्रोटीन में भी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, जिसमें होती हैं 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स। इसमें जो अल्फा चेन्स होती है ये तो 141 अमीनो एसिड से बनी होती है, और जो बीटा चेन्स होती है ये 146 अमीनो एसिड से बनी होती है। कोई भी प्रोटीन हो बनी तो अमीनो एसिड से ही होगी, बिकॉज प्रोटीन जो होता है वो पॉलीमर होता है अमीनो एसिड्स का। जो बीटा चेन होती है इसमें जो 6th अमीनो एसिड होता है, नॉर्मल बीटा चेन की बात कर रहे हैं, इसमें जो 6th अमीनो एसिड होता है वो होता है ग्लूटामिक एसिड। लेकिन जब म्यूटेटेड बीटा चेन बनती है तो उसमें 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर आ जाता है वेलिन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस बीटा चेन को बनाने वाली जो जीन होती है जिसे कहते हैं HBB, ये जीन 11th क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म पर होती है। इसमें हो जाता है म्यूटेशन, और म्यूटेशन में भी पॉइंट म्यूटेशन। म्यूटेशन को आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा। पॉइंट म्यूटेशन यानी केवल एक न्यूक्लियोटाइड में अगर कहीं पर कोई चेंज आ रहा है तो उसे कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। बहुत छोटे स्तर पर यह म्यूटेशन हो रहा है तो पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है जीन में। जब म्यूटेशन हो गया तो इससे जो एमआरएनए बनता है उस एमआरएनए पर 6th कोडॉन होना चाहिए था GAG, लेकिन म्यूटेशन हो जाने के कारण ये कोडॉन हो जाता है GUG। जो GAG कोडॉन होता है ये ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है, तो 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड होता है, लेकिन म्यूटेशन के बाद ये GAG तो बदल गया है GUG में, तो अब ये ग्लूटामिक एसिड को कोड ना करके वेलिन को कोड करता है। वेलिन आते ही ये जो बीटा चेन होती है ये एबनॉर्मल हो गई। जब बीटा चेन एबनॉर्मल हो गई तो हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो गया। ये जो म्यूटेटेड एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें आपस में होने लगता है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन यानी ये आपस में ही जुड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि इनका काम था ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ना। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन जब ये आपस में जुड़ना शुरू हो गए हैं तो ऑक्सीजन को तो ट्रांसपोर्ट नहीं करते, आपस में जुड़ जुड़कर लंबी चेन्स बना लेते हैं, जिससे आरबीसी की शेप सिकल शेप्ड हो जाती है। क्लियर? अब जान लेते हैं सिकल सेल एनीमिया के कुछ सिम्टम्स के बारे में। पहला सिम्टम तो यही है कि जो आरबीसीज होती हैं वो सिकल शेप हो जाती है। नेक्स्ट है, जब आरबीसी सिकल शेप हो गई है तो इनका लाइफ स्पॉन कम हो गया। लाइफ स्पॉन कम हो गया है तो इनका डिस्ट्रक्शन बहुत तेजी से होता है, जिससे हो जाता है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमो यानी आरबीसीज, लाइटिक यानी लिसिस यानी उनका डिस्ट्रक्शन। आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन तेजी से होने लगता है, जिससे होता है हीमोलाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट पॉइंट, लगातार डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लगातार ब्रेकिंग हो रही है, ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पर आरबीसीज का, जिससे ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। जब ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। साथ ही साथ जो सिकल शेप्ड आरबीसीज होती हैं ये नैरो ब्लड वेसल्स में जाकर फंसती हैं, वहां पर ये इकट्ठा होने लगती हैं, जिससे बनने लगता है क्लॉट, और इंटरनल क्लॉट को कहा जाता है थ्रोम्बस। और थ्रोम्बस बनने की प्रोसेस थ्रोम्बोसिस। जब थ्रोम्बोसिस हो जाएगा तो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी। जब बंद हो जाएगी तो उस ऑर्गन में डैमेज होगा और वहां पर बहुत ही तेज दर्द होगा, जिसे कहते हैं वेसो ओक्लूसिव क्राइसिस।
नेक्स्ट सिम्टम है कि जो आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है, इस डिस्ट्रक्शन से जो हीमोग्लोबिन बचता है, ये हीमोग्लोबिन पहुंचता है लिवर में, और लिवर में इस हीमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन होता है जिससे बनता है बिलीरुबिन। और ये जो बिलीरुबिन है इसका अमाउंट जब बढ़ जाता है तो हो जाता है जॉन्डिस यानी पीलिया। जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, स्प्लीन को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और स्प्लीन को जब नुकसान होता है तो जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं इनका इन्फेक्शन बहुत तेजी से होने लगता है, हाथ पैर की उंगलियां जो हैं ये सूजने लगती हैं। तो ये तो हो गए सिकल सेल एनीमिया के कुछ लक्षण। अब हम डिस्कस करते हैं कि सिकल सेल एनीमिया की इनहेरिटेंस कैसे होती है। देखिए, नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाने वाली जो जीन होती है उसे HbA से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन बना रही है उसे HbS से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने जान लिया था कि जो सिकल सेल एनीमिया है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी ये तभी एक्सप्रेस होगा जब होमोजाइगस कंडीशन आएगी, यानी जिन व्यक्तियों में HbS ये दोनों एलील साथ साथ होंगे तभी उसमें सिकल सेल एनीमिया के सिम्टम प्रकट होंगे। अदरवाइज अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है, यानी HbA और HbS एलील साथ साथ हैं, तब ऐसे व्यक्तियों में सिकल सेल एनीमिया का कोई भी सिम्टम प्रकट नहीं होता। लेकिन अगर ये हेटेरोजाइगस व्यक्ति किसी हाई एल्टीट्यूड, किसी ऊंचाई पर जा रहे हैं जहां ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है या इन्हें कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, तब इनकी आरबीसी में सिकलिंग होने लगती है, यानी जो नॉर्मल आरबीसी है ये सिकल शेप में चेंज होने लगती है। इस पॉइंट से ऐसा लग रहा है कि HbS और HbA इन दोनों एलील्स के बीच में कोडोमिनेंस है, यानी दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं। बात भी सही है कि HbS वाली जीन जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाएगी वो आरबीसी सिकल शेप हो जाएंगी, और जिनमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा वो आरबीसीज नॉर्मल रहेंगी। बट एनसीईआरटी में जब लिखा है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है तो हमें हमेशा इसका आंसर रिपोर्ट करना है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के साथ ही। बट ध्यान रखना है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी तो इनमें सिकलिंग होने लगती है, और जब सिम्टम प्रकट नहीं हो रहा है तो ये कैरियर की तरह काम करेंगे। अगर पेरेंट्स में दोनों ही कैरियर है, मदर भी कैरियर है, फादर भी कैरियर है, यानी दोनों में ही एक एलील HbA है, दूसरा एलील HbS है, तो फादर में जो स्पर्म बनेंगे, कुछ स्पर्म यानी 50% स्पर्म जो होंगे वो HbS वाले होंगे, और बचे हुए 50% स्पर्म HbA यानी नॉर्मल होंगे। उसी तरह से मदर में जो ओवम बनेगा 50% चांस है कि इसमें HbA जीन जाए, और 50% चांस है कि इसमें HbS जीन जाए। यदि HbA जीन वाला स्पर्म नॉर्मल HbA जीन युक्त ओवम को फर्टिलाइज करता है तो नॉर्मल संतान उत्पन्न होगी। यदि HbA जीन युक्त स्पर्म HbS जीन युक्त ओवम को फर्टिलाइज करता है तो उत्पन्न होने वाली संतान सिकल सेल एनीमिया के लिए कैरियर होगी, जिसे सिकल सेल ट्रेट कहेंगे। और अगर HbS जीन युक्त स्पर्म नॉर्मल जीन वाले ओवम को फर्टिलाइज करता है तो संतान उत्पन्न होगी कैरियर, और अगर ये HbS जीन युक्त स्पर्म HbS जीन युक्त ओवम को फर्टिलाइज करता है तब उत्पन्न होने वाले संतान को सिकल सेल एनीमिया होगा, यानी वो संतान एनीमिक होगी। क्लियर? सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्लड की क्वालिटी डिस्टर्ब होती है। क्या डिस्टर्बेंस हुआ था? हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलिन आया था। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे थैलेसेमिया, जो कि होता है क्वांटिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर।